Welcome to the Literary Studio. Orlando, as I remember, Adam, it was upon this fashion bequeathed me by will but poor 1,000 crowns, and as thou sayest, charged my brother on his blessing to breed me well. Orlando, Adam से कहता है कि उसके पिता ने मरते समय अपनी वसीयत में उसे केवल 1,000 crowns दिए थे। साथ ही उन्होंने बड़े भाई ओलिवर को यह जिम्मेदारी भी दी थी कि वह ओरलैंडो की अच्छी परवरिश और शिक्षा का ध्यान रखे। यहाँ bequeathed का मतलब है वसीयत में देना। ब्रीड मी वेल का अर्थ है अच्छे तरीके से पालन पोषण और एजुकेशन देना। यह शुरुआत ही ओरलैंडो की दुख भरी स्थिति को दिखाती है। उसे लगता है कि पिता की आखिरी इच्छा का पालन नहीं हुआ। And there begins my sadness. My brother Jax, he keeps at school and report speaks goldenly of his prophet. ओरलैंडो कहता है कि यहीं से उसकी परेशानी शुरू होती है। उसका दूसरा भाई जैक स्कूल में पढ़ रहा है और लोग उसकी पढ़ाई और प्रगति की बहुत तारीफ करते हैं। रिपोर्ट स्पीक्स गोल्डनली का मतलब है लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। प्रॉफिट यहां एजुकेशन से मिलने वाली प्रोग्रेस को दर्शाता है। यहां ओरलैंडो को अपने साथ भेदभाव महसूस हो रहा है। एक भाई को शिक्षा मिल रही है लेकिन उसे जानबूझकर उससे दूर रखा जा रहा है। For my part, he keeps me rustically at home, or to speak more properly, stays me here at home unkept. ओरलैंडो कहता है कि ओलिवर उसे गांव के अनपढ़ आदमी की तरह घर में रखता है। सही मायने में तो उसकी कोई प्रॉपर देखभाल ही नहीं हो रही। रस्टिकली का अर्थ है गंवार या ग्रामीण तरीके से। अनकेप्ट का मतलब है बिना केयर के छोड़ देना। यह लाइन दिखाती है कि ओरलैंडो केवल एजुकेशन ही नहीं बल्कि सम्मान और सोशल आइडेंटिटी भी खो रहा है। For call you that keeping for a gentleman of my birth that differs not from the stalling of an ox. वह कहता है कि क्या इसे अच्छी परवरिश कहेंगे। एक नोबल फैमिली में जन्मे व्यक्ति को इस तरह रखना तो बैल को अस्तबल में बांधने जैसा है। Stalling of an ox का अर्थ है जानवर की तरह बांध कर रखना। ओरलैंडो खुद को इंसल्टेड और imprisoned महसूस कर रहा है। शेक्सपियर यहां एनिमल इमेजरी का यूज करके उसकी ह्यूमिलिएशन दिखाते हैं। His horses are bred better, for besides they are fair with their feeding, they are taught their manage and, to that end, riders dearly hired. ओरलैंडो कहता है कि ओलिवर अपने घोड़ों की उससे बेहतर देखभाल करता है। घोड़ों को अच्छा खाना मिलता है, ट्रेनिंग दी जाती है और उनके लिए महंगे ट्रेनर्स रखे जाते हैं। मैनेज का अर्थ है हॉर्स ट्रेनिंग। डियरली हायर्ड का मतलब है एक्सपेंसिव ट्रेनर्स रखना। यह कंपैरिजन ओलिवर की क्रूरटी को और स्पष्ट करता है। ओरलैंडो एग्जैजरेशन के माध्यम से अपनी बेइज्जती महसूस करवा रहा है। But I, his brother, gain nothing under him but growth, for the which his animals on his dunghills are as much bound to him as I. ओरलैंडो कहता है कि उसे अपने भाई से केवल शरीर की वृद्धि मिली है और कुछ नहीं। इस मामले में तो खेतों के जानवर भी ओलिवर के उतने ही एहसानमंद होंगे जितना वह है। Gain nothing but growth का मतलब है केवल उम्र और शरीर बढ़ा है, पर्सनैलिटी या एजुकेशन नहीं। डंगिल्स का अर्थ है गोबर के ढेर या खेतों का गंदा हिस्सा। यह लाइन ओरलैंडो की फ्रस्ट्रेशन और हेल्पलेसनेस को बहुत प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करती है। Besides this, nothing that he so plentifully gives me, the something that nature gave me his countenance seems to take from me. ओरलैंडो कहता है कि ओलिवर उसे प्रैक्टिकली कुछ नहीं देता और जो क्वालिटीज नेचर ने उसे दी है उन्हें भी ओलिवर का व्यवहार दबाने की कोशिश कर रहा है। काउंटेनेंस यहां बिहेवियर या एटीट्यूड के अर्थ में है। यहां ओरलैंडो महसूस करता है कि उसका नेचुरल टैलेंट और सेल्फ रिस्पेक्ट भी खत्म किया जा रहा है। He lets me feed with his hinds, bars me the place of a brother, and as much as in him lies, minds my gentility with my education. ओरलैंडो कहता है कि ओलिवर उसे सर्वेंट्स के साथ खाना खिलाता है, भाई का दर्जा नहीं देता और उसकी जेंटलमैन आइडेंटिटी को उसकी खराब एजुकेशन के माध्यम से नष्ट कर रहा है। हिंस का मतलब सर्वेंट्स या खेतों में काम करने वाले नौकर। माइंड्स माई जेंटिलिटी का अर्थ है उसकी नोबिलिटी को खत्म करना। शेक्सपियर यहां दिखाते हैं कि उस समय सोसाइटी में एजुकेशन को जेंटलमैन बनने का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता था। This is it, Adam, that grieves me, and the spirit of my father, which I think is within me, begins to mutiny against this servitude. ओरलैंडो कहता है कि यही बात उसे सबसे ज्यादा दुख देती है। उसे लगता है कि उसके पिता की आत्मा उसके अंदर विद्रोह कर रही है और अब वह इस गुलामी जैसी स्थिति को सहन नहीं कर सकता। म्यूटिनी का अर्थ है रिबेलियन या विद्रोह।
सर्विट्यूड का मतलब है स्लेवरी जैसी स्थिति। अब ओरलैंडो के अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो चुका है, वह मेंटली रिबेलियन के लिए तैयार हो रहा है। आई विल नो लॉन्गर एंड्योर इट, दो येट आई नो नो वाइज रेमेडी हाउ टू अवॉइड इट। वह कहता है कि अब वह यह सब और नहीं सहेगा, लेकिन अभी उसे इससे बाहर निकलने का कोई सही तरीका समझ नहीं आ रहा। एंड्योर का अर्थ है सहना, रेमेडी का मतलब है सोल्यूशन। यह लाइन दिखाती है कि ओरलैंडो इमोशनली स्ट्रांग हो चुका है, लेकिन प्रैक्टिकल सोल्यूशन अभी उसके पास नहीं है। एंटर ओलिवर। अब ओलिवर का प्रवेश होता है। सीन में टेंशन बढ़ने लगती है क्योंकि दोनों भाइयों का आमना सामना होने वाला है। यह एंट्री आगे आने वाले कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत का संकेत देती है। एडम, yonder comes my master, your brother. एडम ओरलैंडो से कहता है कि देखो, तुम्हारा भाई ओलिवर आ रहा है। yonder का मतलब है वहां सामने। एडम यहां आने वाले झगड़े को लेकर थोड़ा चिंतित दिखाई देता है। यह लाइन सीन में टेंशन क्रिएट करती है क्योंकि अब दोनों भाइयों का आमना सामना होने वाला है। ओरलैंडो, go apart, Adam, and thou shalt hear how he will shake me up. ओरलैंडो एडम से कहता है कि वह थोड़ा दूर हट जाए और देखे कि ओलिवर उसके साथ कैसा कठोर व्यवहार करता है। शेक मी अप का अर्थ है डांटना या परेशान करना। यहां ओरलैंडो मेंटली तैयार है कि ओलिवर उसके साथ फिर बुरा व्यवहार करेगा। Now sir, what make you here? ओलिवर गुस्से और अथॉरिटी के साथ पूछता है कि तुम यहां क्या कर रहे हो। उसका टोन इंसल्टिंग और कंट्रोलिंग है। यह शुरुआत से ही ओलिवर के एरोगेंट नेचर को दिखाता है। Nothing, I am not taught to make anything. ओरलैंडो सरकास्टिकली जवाब देता है कि वह कुछ नहीं कर रहा क्योंकि उसे कुछ करना सिखाया ही नहीं गया। यह इनडायरेक्ट टोंट है ओलिवर के खिलाफ। ओरलैंडो कहना चाहता है कि उसकी खराब स्थिति के लिए ओलिवर जिम्मेदार है। यह लाइन ओरलैंडो की इंटेलिजेंस और विट को दिखाती है। ओलिवर, व्हाट मार यू देन सर? ओलिवर पूछता है कि अगर कुछ बना नहीं रहे तो फिर क्या बिगाड़ रहे हो? मां का अर्थ है स्पॉइल या डिस्ट्रॉय करना। उसका व्यवहार अभी भी इंसल्टिंग है। ओरलैंडो, मैरी सर, आई एम हेल्पिंग यू टू मार दैट विच गॉड मेड, अ पुअर अनवर्दी ब्रदर ऑफ योर्स विद आइडलनेस। ओरलैंडो कहता है कि वह ओलिवर की मदद कर रहा है उस व्यक्ति को बर्बाद करने में जिसे भगवान ने बनाया है, यानी खुद ओरलैंडो को, क्योंकि ओलिवर ने उसे निकम्मा और बेरोजगार बना दिया है। आइडलनेस का अर्थ है खालीपन या काम न होना। यहां ओरलैंडो आयरनी का प्रयोग करता है। वह इनडायरेक्टली ओलिवर की क्रूरटी एक्सपोज कर रहा है। ओलिवर, मैरी सर, बी बेटर एम्प्लॉयड एंड बी नॉट अ वाइल। ओलिवर कहता है कि कोई अच्छा काम करो और कुछ समय के लिए यहां से दूर हो जाओ। बी नॉट अ वाइल का मतलब है कुछ देर के लिए गायब हो जाओ। ओलिवर ओरलैंडो को अपने सामने देखना भी पसंद नहीं करता। ओरलैंडो, shall I keep your hogs and eat husks with them? What prodigal portion have I spent that I should come to such penury? ओरलैंडो गुस्से में पूछता है कि क्या वह सुअरों की देखभाल करे और उनके साथ जानवरों वाला खाना खाए। उसने ऐसा कौन सा फिजूल खर्च किया है कि उसे इतनी गरीबी और अपमान झेलना पड़े? हॉग्स का मतलब है सुअर। हस्क्स का अर्थ है जानवरों का सस्ता भोजन। पेन्यूरी का मतलब है एक्सट्रीम पॉवर्टी। अब ओरलैंडो ओपनली इंसल्ट महसूस कर रहा है और रिबेलियन साफ दिखाई देता है। ओलिवर, नो यू वेयर यू आर सर? ओलिवर अथॉरिटी दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें पता है तुम कहां खड़े हो? वह ओरलैंडो को डराने की कोशिश कर रहा है। ओरलैंडो, सर, वेरी वेल, हियर इन योर ऑर्चर्ड। ओरलैंडो कामली जवाब देता है कि हां, वह अच्छी तरह जानता है कि वह ओलिवर के बगीचे में खड़ा है। ऑर्चर्ड का अर्थ है फ्रूट गार्डन। यह विटी जवाब ओलिवर की अथॉरिटी का मजाक उड़ाता है। ओलिवर, नो यू बिफोर हुम सर? ओलिवर पूछता है कि क्या तुम्हें पता है तुम किसके सामने खड़े हो? वह अपने बड़े भाई होने का रौब दिखा रहा है। ए, better than him, I am before knows me. I know you are my eldest brother, and in the gentle condition of blood you should so know me. ओरलैंडो कहता है कि वह ओलिवर को उससे भी बेहतर जानता है। वह मानता है कि ओलिवर उसका बड़ा भाई है, लेकिन फैमिली रिलेशन के अनुसार ओलिवर को भी उसे भाई की तरह सम्मान देना चाहिए। जेंटल कंडीशन ऑफ ब्लड का मतलब है नोबल फैमिली रिलेशन। यहां ओरलैंडो सेल्फ रिस्पेक्ट और इक्वालिटी की बात कर रहा है। The courtesy of nations allows you my better in that you are the firstborn, but the same tradition takes not away my blood. Were there 20 brothers betwixt us? ओरलैंडो कहता है कि सोसाइटी तुम्हें सिर्फ इसलिए अधिक अधिकार देती है क्योंकि तुम बड़े बेटे हो, लेकिन इससे मेरा खून या सम्मान कम नहीं हो जाता।
चाहे हमारे बीच 20 भाई क्यों न हो। फर्स्ट बोर्न का अर्थ है सबसे बड़ा बेटा। यह स्पीच ओरलैंडो की डिग्निटी और कॉन्फिडेंस को दिखाती है। I have as much of my father in me as you, albeit I confess your coming before me is nearer to his reverence. ओरलैंडो कहता है कि उसके अंदर भी पिता के गुण उतने ही हैं जितने ओलिवर में, हालांकि वह मानता है कि बड़े होने के कारण ओलिवर को अधिक सम्मान मिलता है। रेवरेंस का अर्थ है रिस्पेक्ट। यह लाइन ओरलैंडो के बैलेंस्ड नेचर को दिखाती है। वह सम्मान भी देता है और अपने अधिकार की बात भी करता है। ओलिवर थ्रेटनिंग ओरलैंडो, व्हाट बॉय। ओलिवर गुस्से में ओरलैंडो को बॉय कहकर इंसल्ट करता है। यह सुपीरियरिटी दिखाने का तरीका है। होल्डिंग ऑफ ओलिवर बाय द थ्रोट। कम कम एल्डर ब्रदर, यू आर टू यंग इन दिस। ओरलैंडो ओलिवर का गला पकड़ लेता है और कहता है कि इस मामले में तुम अभी इनएक्सपीरियंस्ड हो। यहां पहली बार ओरलैंडो फिजिकल रेजिस्टेंस करता है। अब वह दबने वाला नहीं है। ओलिवर, विल thou lay hands on me, villain? ओलिवर शॉक्ड होकर पूछता है कि क्या तुम मुझ पर हाथ उठाओगे, बदमाश। विलन यहां इंसल्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। अब कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरह खुले सामने आ चुका है। आई एम नो विलन, आई एम द यंगेस्ट सन ऑफ सर रोलैंड डे बॉयज। ओरलैंडो कहता है कि वह विलन नहीं है, वह सर रोलैंड डे बॉयज का बेटा है। यहां ओरलैंडो अपने फैमिली प्राइड और ऑनर की रक्षा कर रहा है। He was my father, and he is thrice a villain that says such a father begot villains. वह कहता है कि जो व्यक्ति ऐसे महान पिता के बेटों को विलन कहे, वही असली विलन है। थ्राइस का मतलब है 3 गुना। ये लाइन ओरलैंडो के इमोशनल अटैचमेंट और फैमिली रिस्पेक्ट को दिखाती है। Wert thou not my brother, I would not take this hand from thy throat till this other had pulled out thy tongue for saying so. ओरलैंडो कहता है कि अगर ओलिवर उसका भाई न होता तो वह उसका गला तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका दूसरा हाथ उसकी जुबान न खींच लेता। यह ओरलैंडो के इंटेंस एंगर को दिखाता है। Thou hast railed on thyself. ओरलैंडो कहता है कि ओलिवर ने उसे इंसल्ट करके खुद अपनी इंसल्ट की है। रेल्ड का अर्थ है हार्शली इंसल्ट करना। यहां ओरलैंडो मॉरल सुपीरियरिटी दिखाता है। एडम स्वीट मास्टर्स, बी पेशेंट, फॉर योर फादर्स रिमेम्बरेंस बी एट अकॉर्ड। एडम दोनों भाइयों से शांत रहने की विनती करता है और उनके पिता की याद दिलाकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है। अकॉर्ड का अर्थ है पीस एग्रीमेंट। एडम यहां पीस मेकर की भूमिका निभा रहा है। ओलिवर टू ओरलैंडो, लेट मी गो आई से। ओलिवर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। अब पहली बार ओलिवर वीक पोजीशन में दिखाई देता है। ओरलैंडो, आई विल नॉट टिल आई प्लीज, यू शैल हियर मी। ओरलैंडो कहता है कि वह तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। अब ओरलैंडो अपने अधिकार के लिए मजबूती से खड़ा हो चुका है। माई फादर चार्ज्ड यू इन हिज विल टू गिव मी गुड एजुकेशन। ओरलैंडो फिर याद दिलाता है कि उनके पिता ने ओलिवर को उसकी अच्छी शिक्षा की जिम्मेदारी दी थी। यह ओरलैंडो की सबसे बड़ी शिकायत है। You have trained me like a peasant, obscuring and hiding from me all gentleman-like qualities. वह कहता है कि ओलिवर ने उसे एक गरीब किसान की तरह पाला है और उससे जेंटलमैन बनने वाली सारी क्वालिटीज दूर रखी है। पेजेंट का अर्थ है गरीब ग्रामीण व्यक्ति। यह लाइन सोशल क्लास और एजुकेशन के संबंध को दिखाती है। द स्पिरिट ऑफ माई फादर ग्रोज स्ट्रॉन्ग इन मी एंड आई विल नो लॉन्गर एंड्योर इट। ओरलैंडो कहता है कि उसके पिता की आत्मा उसके अंदर शक्ति दे रही है और अब वह यह अपमान और नहीं सहेगा। अब उसका रिबेलियन पूरी तरह खुल चुका है। Therefore allow me such exercises as may become a gentleman, or give me the poor allotry my father left me by testament. ओरलैंडो कहता है कि या तो उसे जेंटलमैन जैसी ट्रेनिंग और अपॉर्चुनिटीज दी जाए या फिर उसकी इनहेरिटेंस दे दी जाए। अलॉटरी का अर्थ है इनहेरिटेंस का हिस्सा, टेस्टामेंट का मतलब है विल। अब ओरलैंडो प्रैक्टिकल सोल्यूशन मांग रहा है, फ्रीडम या प्रॉपर स्टेटस। विद दैट आई विल गो बाय माय फॉर्च्यून्स। वह कहता है कि इनहेरिटेंस मिलने के बाद वह अपनी किस्मत खुद बनाएगा। यह लाइन ओरलैंडो की इंडिपेंडेंस और एम्बिशन को दिखाती है। ओरलैंडो रिलीजेस ओलिवर। अब ओरलैंडो ओलिवर को छोड़ देता है। यह मोमेंट दिखाता है कि ओरलैंडो वायलेंट नहीं बल्कि सेल्फ रिस्पेक्टिंग कैरेक्टर है। ओलिवर, एंड व्हाट विल्ट thou do? Beg when that is spent. ओलिवर sarcastically पूछता है कि पैसे खत्म होने के बाद क्या वह भीख मांगेगा। यह ओलिवर की जेलसी और कंटेम्प्ट को दिखाता है। Well, sir, get you in. I will not long be troubled with you. You shall have some part of your will.
ओलिवर कहता है कि जाओ, वह जल्द ही ओरलैंडो की इच्छा पूरी कर देगा ताकि उससे छुटकारा मिल सके। यहां ओलिवर बाहर से शांत दिख रहा है, लेकिन अंदर से गुस्से में है। ओंडो, आई विल नो फर्दर ऑफेंड यू देन बिकम्स मी फॉर माई गुड। ओरलैंडो कहता है कि वह केवल उतना ही विरोध करेगा जितना उसके भले के लिए जरूरी है। यह लाइन ओरलैंडो के कंट्रोल्ड नेचर को दिखाती है। ओलिवर टू एडम, गेट यू विद हिम, यू ओल्ड डॉग। ओलिवर एडम को ओल्ड डॉग कहकर इंसल्ट करता है। यह दिखाता है कि ओलिवर सर्वेंट्स के साथ भी बुरा व्यवहार करता है। Adam is old dog, my reward. Most true, I have lost my teeth in your service. Adam दुखी होकर कहता है कि क्या इतने वर्षों की सेवा का यही इनाम है? उसने अपनी पूरी जिंदगी उनकी सेवा में लगा दी। यह लाइन एडम की लॉयल्टी और ओलिवर की क्रूअल्टी दोनों को दिखाती है। God be with my old master. He would not have spoke such a word. एडम कहता है कि पुराने मालिक सर रोलैंड कभी ऐसा अपमानजनक शब्द नहीं बोलते। यहां शेक्सपियर सर रोलैंड के नोबल कैरेक्टर और ओलिवर के बैड नेचर का कॉन्ट्रास्ट दिखाते हैं। ओरलैंडो एंड एडम एग्जिट। अब ओरलैंडो और एडम बाहर चले जाते हैं। सीन का इमोशनल फोकस अब ओलिवर पर शिफ्ट होता है। इज इट इवन सो? बिगिन यू टू ग्रो अपॉन मी? ओलिवर अकेले में कहता है कि क्या ओरलैंडो अब सच में उसके खिलाफ खड़ा होने लगा है? ग्रो अपॉन मी का मतलब है चैलेंज करना या पावरफुल होना। अब ओलिवर को ओरलैंडो से खतरा महसूस होने लगा है। आई विल फिजिक योर रैंकनेस एंड येट गिव नो 1,000 crowns neither। ओलिवर कहता है कि वह ओरलैंडो के रिबेलियन का इलाज करेगा और उसे इनहेरिटेंस भी नहीं देगा। फिजिक का अर्थ है पनिश या क्योर करना। रैंकनेस का मतलब है एरोगेंस या रिबेलियन। अब ओलिवर रिवेंज प्लान करने लगा है। ओलिवर अपने सर्वेंट डेनिस को बुलाता है। यह आने वाली नई योजना और कॉन्फ्लिक्ट का संकेत है। डेनिस कॉल्स योर वर्शिप। डेनिस आदर के साथ पूछता है कि क्या आपने मुझे बुलाया है सर? योर वर्शिप उस समय सम्मान देने के लिए प्रयोग किया जाता था। यह दिखाता है कि ओलिवर घर का मालिक है और सर्वेंट्स उससे डरते और सम्मान करते हैं। Was not Charles, the Duke's wrestler, here to speak with me? ओलिवर पूछता है कि क्या ड्यूक का रेसलर चार्ल्स उससे मिलने आया था। यहां पहली बार रेसलिंग मैच की बात दोबारा सामने आती है। सीन अब डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट से पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ रहा है। डेनिस, so please you, he is here at the door and importunes access to you। डेनिस कहता है कि चार्ल्स दरवाजे पर खड़ा है और आपसे मिलने की अनुमति मांग रहा है। importunes access का मतलब है बार बार मिलने की रिक्वेस्ट करना। यह फॉर्मल कोर्ट लैंग्वेज का एग्जाम्पल है। ओलिवर कॉल हिम इन। डेनिस एग्जिट्स। Twill be a good way, and tomorrow the wrestling is। ओलिवर डेनिस से चार्ल्स को अंदर बुलाने के लिए कहता है। फिर अकेले में सोचता है कि यह अच्छा मौका है क्योंकि कल रेसलिंग मैच होने वाला है। ट्विल का अर्थ है इट विल, अ गुड वे का मतलब है ओरलैंडो को नुकसान पहुंचाने का अच्छा तरीका। यह लाइन दिखाती है कि ओलिवर के मन में ओरलैंडो के खिलाफ कोई डेंजरस योजना चल रही है। एंटर चार्ल्स। अब रेसलर चार्ल्स का प्रवेश होता है। उसका एंट्री आने वाले रेसलिंग सीन की तैयारी करता है। चार्ल्स, गुड मॉरो टू योर वर्शिप। चार्ल्स ओलिवर को गुड मॉर्निंग कहकर सम्मान देता है। गुड मॉरो पुरानी इंग्लिश में गुड मॉर्निंग के लिए प्रयोग होता है। यह फॉर्मल ग्रीटिंग कोर्ट कल्चर को दिखाती है। ओलिवर, गुड मन्सियर चार्ल्स, व्हाट्स द न्यू न्यूज एट द न्यू कोर्ट? ओलिवर चार्ल्स से पूछता है कि नए ड्यूक के कोर्ट में क्या नई खबर है। न्यू कोर्ट का मतलब है नए ड्यूक फ्रेडरिक का रॉयल कोर्ट। यहां से प्ले की पॉलिटिकल बैकग्राउंड शुरू होती है। चार्ल्स, देयर इज नो न्यूज एट द कोर्ट सर, बट द ओल्ड न्यूज। चार्ल्स कहता है कि कोर्ट में कोई नई खबर नहीं है, वही पुरानी बातें चल रही है। यह लाइन कॉन्वर्सेशन को पॉलिटिकल सिचुएशन की ओर ले जाती है। दैट इज, द ओल्ड ड्यूक इज बैनिश्ड बाय हिज यंगर ब्रदर द न्यू ड्यूक, and 3 or 4 loving lords have put themselves into voluntary exile with him, whose lands and revenues enrich the new duke। चार्ल्स बताता है कि पुराने ड्यूक को उसके छोटे भाई ड्यूक फ्रेडरिक ने राज्य से निकाल दिया है। कुछ लॉयल लॉर्ड्स भी अपनी इच्छा से उसके साथ एग्जाइल में चले गए हैं। अब उनकी जमीन और धन नए ड्यूक को मिल रहा है। बैनिश्ड का अर्थ है एग्जाइल या राज्य से निकाल देना। वॉलंटरी एग्जाइल मतलब अपनी इच्छा से एग्जाइल में जाना। रेवेन्यूज का अर्थ है इनकम या धन। यहां शेक्सपियर पावर पॉलिटिक्स और बिट्रेयल को इंट्रोड्यूस करते हैं। Therefore, he gives them good leave to wander।
चार्ल्स कहता है कि नया ड्यूक उन्हें आराम से भटकने देता है क्योंकि उनकी संपत्ति अब उसी के पास है। वॉन्डर का अर्थ है इधर उधर घूमना। यह लाइन इनडायरेक्टली दिखाती है कि नया ड्यूक सेल्फिश और प्रैक्टिकल नेचर का है। Oliver, can you tell if Rosalind, the Duke's daughter, be banished with her father? Oliver पूछता है कि क्या रोजलिंड भी अपने पिता के साथ एग्जाइल में गई है। अब प्ले की हीरोइन रोजलिंड का इंट्रोडक्शन शुरू होता है। Charles O, no, for the Duke's daughter, her cousin, so loves her, being ever from their cradles bred together, that she would have followed her exile or have died to stay behind her. Charles कहता है कि रोजलिंड एग्जाइल में नहीं गई क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी सीलिया उससे बहुत प्यार करती है। दोनों बचपन से साथ पली बड़ी है। सीलिया या तो रोजलिंड के साथ एग्जाइल में चली जाती या फिर उससे अलग रहकर दुख से मर जाती। From their cradles bred together का मतलब है बचपन से साथ पली बड़ी। Cousin यहाँ फीमेल cousin के अर्थ में है। यहाँ रोजलिंड और सीलिया की डीप फ्रेंडशिप दिखाई गई है। She is at the court and no less beloved of her uncle than his own daughter, and never two ladies loved as they do. चार्ल्स कहता है कि रोजलिंड अभी कोर्ट में ही है और उसका अंकल भी उसे अपनी बेटी जितना प्यार करता है। दोनों लड़कियां एक दूसरे से बहुत प्रेम करती है। Beloved का अर्थ है बहुत प्रिय। यह लाइन फीमेल फ्रेंडशिप और इमोशनल बॉन्डिंग को हाईलाइट करती है। Oliver, where will the old Duke live? Oliver पूछता है कि पुराना ड्यूक अब कहाँ रहेगा। अब कॉन्वर्सेशन फॉरेस्ट ऑफ आर्डन की ओर बढ़ती है। Charles, they say he is already in the forest of Arden, and are many merry men with him. Charles बताता है कि पुराना ड्यूक अब फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में रह रहा है और उसके साथ कई खुशमिजाज लोग भी हैं। Merry men का अर्थ है cheerful companions. फॉरेस्ट ऑफ आर्डन आगे फ्रीडम और नेचुरल लाइफ का सिंबल बनेगा, and there they live like the old Robin Hood of England. वह कहता है कि वे लोग इंग्लैंड के पुराने हीरो रॉबिन हुड की तरह जंगल में स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। रॉबिन हुड एक लेजेंडरी कैरेक्टर था जो जंगल में अपने साथियों के साथ रहता था। यह कंपैरिजन फॉरेस्ट लाइफ को एडवेंचरस और फ्री दिखाता है। They say many young gentlemen flock to him every day and fleet the time carelessly as they did in the golden world. चार्ल्स कहता है कि बहुत से यंग जेंटलमैन हर दिन ड्यूक के पास जंगल में जा रहे हैं और वहां बिना चिंता के खुशी से समय बिता रहे हैं। फ्लॉक का मतलब है बड़ी संख्या में आना। फ्लीट द टाइम का अर्थ है खुशी से समय बिताना। गोल्डन वर्ल्ड यहां आइडियल और पीसफुल लाइफ का सिंबल है। शेक्सपियर यहां कोर्ट लाइफ और नेचुरल फॉरेस्ट लाइफ के कॉन्ट्रास्ट को एस्टैब्लिश करते हैं। Oliver, what you wrestle tomorrow before the new Duke? Oliver चार्ल्स से पूछता है कि क्या वह कल नए ड्यूक के सामने रेसलिंग करेगा। अब सीन फिर से रेसलिंग मैच और ओरलैंडो की तरफ लौटता है। यह आने वाले डेंजर की तैयारी है। Charles, marry. Do I, sir? And I came to acquaint you with a matter. चार्ल्स कहता है कि हाँ, वह कल रेसलिंग करेगा और वह ओलिवर को एक जरूरी बात बताने आया है। Acquaint you with a matter का अर्थ किसी महत्वपूर्ण बात की जानकारी देना। यह लाइन आने वाले डेंजर की शुरुआत करती है। I am given, sir, secretly to understand that your younger brother Orlando hath a disposition to come in disguised against me to try a fool. चार्ल्स कहता है कि उसे गुप्त रूप से पता चला है कि ओरलैंडो डिस्गाइज में उससे रेसलिंग करने आने वाला है। डिस्गाइज्ड का अर्थ है भेष बदलकर। ट्राई अ फॉल रेसलिंग टेस्ट के लिए प्रयोग हुआ है। चार्ल्स ओरलैंडो को पहचान नहीं पाएगा, इसलिए वह पहले से वार्निंग देने आया है। Tomorrow, sir, I wrestle for my credit, and he that escapes me without some broken limb shall acquit him well. चार्ल्स कहता है कि वह अपनी रेपुटेशन के लिए रेसलिंग करता है और जो व्यक्ति उससे बिना घायल हुए बच जाए वही खुद को लकी समझे। क्रेडिट का अर्थ है रेपुटेशन या सम्मान। ब्रोकन लिम मतलब हाथ पैर टूट जाना। एक्विट हिम वेल का अर्थ है खुद को फॉर्चुनेट समझना। यह लाइन रेसलिंग की सीरियसनेस और चार्ल्स की स्ट्रेंथ को दिखाती है। Your brother is but young and tender, and for your love I would be loath to foil him, as I must for my own honor if he come in. चार्ल्स कहता है कि ओरलैंडो अभी युवा और कमजोर है। ओलिवर के सम्मान की वजह से वह ओरलैंडो को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन अगर ओरलैंडो मुकाबले में आया तो अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए उसे हराना पड़ेगा। टेंडर का अर्थ है नाजुक या इनएक्सपीरियंस्ड। फॉयल मतलब डिफीट करना। चार्ल्स यहां ऑनेस्ट और फेयर दिखाई देता है।
Therefore, out of my love to you, I came hither to acquaint you withal, that either you might stay him from his intendment, or brook such disgrace well as he shall run into, in that it is a thing of his own search, and altogether against my will. चार्ल्स कहता है कि वह ओलिवर की भलाई के लिए यह खबर देने आया है ताकि या तो ओलिवर ओरलैंडो को रोक ले या फिर अगर ओरलैंडो घायल हो जाए तो उसे सहन कर ले, क्योंकि यह ओरलैंडो का खुद का फैसला होगा। स्टे हिम का अर्थ है रोकना, इंटेंडमेंट मतलब इंटेंशन या योजना, ब्रुक सच डिस्ग्रेस का अर्थ है उस दुखद परिणाम को सहन करना। चार्ल्स साफ कर देता है कि अगर कुछ बुरा होगा तो उसकी जिम्मेदारी ओरलैंडो की होगी। यह पूरा स्पीच चार्ल्स के ऑनेस्ट नेचर को दिखाता है। वह पहले से वार्निंग देकर अपनी फेयरनेस साबित कर रहा है। साथ ही ऑडियंस को रेसलिंग मैच के डेंजर का एहसास भी हो जाता है। Oliver Charles, I thank thee for thy love to me, which thou shalt find I will most kindly requite. Oliver Charles को धन्यवाद देता है और कहता है कि वह उसके इस फेवर का बदला जरूर चुकाएगा। Requite का अर्थ है बदला चुकाना या रिटर्न करना। बाहर से ओलिवर फ्रेंडली दिख रहा है, लेकिन अंदर से वह ओरलैंडो के खिलाफ योजना बना रहा है। I had myself notice of my brother's purpose herein, and have by underhand means labored to dissuade him from it, but he is resolute. ओलिवर कहता है कि उसे पहले से ओरलैंडो की योजना के बारे में पता था और उसने सीक्रेटली उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन ओरलैंडो बहुत जिद्दी है। अंडरहैंड मीन्स का मतलब है सीक्रेटली या इनडायरेक्टली, डिस्वेड का है रोकने की कोशिश करना। रेजोल्यूट मतलब दृढ़ निश्चयी। असल में ओलिवर झूठ बोल रहा है, उसने ओरलैंडो को रोकने की कोई कोशिश नहीं की। I'll tell thee, Charles, it is the stubbornest young fellow of France, full of ambition, an envious emulator of every man's good parts, a secret and villainous contriver against me, his natural brother. ओलिवर ओरलैंडो की बुराई करते हुए कहता है कि वह फ्रांस का सबसे जिद्दी लड़का है, बहुत एम्बिशियस है, दूसरों से जलता है और सीक्रेटली अपने ही भाई के खिलाफ साजिश करता है। इम्यूलेटर का अर्थ है इमिटेट करने वाला या राइवल। कंट्रीवर मतलब साजिश रचने वाला। यहां ओलिवर ओरलैंडो के बारे में झूठी इमेज बना रहा है। Therefore use thy discretion. I had as lief thou didst break his neck as his finger. ओलिवर चार्ल्स से कहता है कि वह मुकाबले में पूरी ताकत लगाए, उसे ओरलैंडो की उंगली टूटने और गर्दन टूटने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूज दाई डिस्क्रेशन का मतलब है अपनी समझ से काम लेना। आई हैड एज लीफ का अर्थ है मुझे उतना ही स्वीकार होगा। यह लाइन ओलिवर की एक्सट्रीम जेलसी और क्रूरटी दिखाती है। And thou wert best look to tea, for if thou dost him any slight disgrace, or if he do not mightily grace himself on thee, he will practice against thee by poison, entrap thee by some treacherous device, and never leave thee till he hath ta'en thy life by some indirect means or other. ओलिवर चार्ल्स को डराते हुए कहता है कि अगर ओरलैंडो मैच हार गया या इंसल्ट हुआ तो वह बदला लेने के लिए पॉइजन देगा, चाल चलेगा और किसी न किसी तरीके से चार्ल्स की जान लेने की कोशिश करेगा। ट्रेचरस डिवाइस का अर्थ है डेंजरस ट्रिक या बिट्रेयल। इनडायरेक्ट मीन्स मतलब छुपे हुए तरीके। असल में ओलिवर खुद विलनस है, लेकिन वह ओरलैंडो को विलन की तरह प्रेजेंट कर रहा है। For I assure thee, and almost with tears I speak it, there is not one so young and so villainous this day living. ओलिवर कहता है कि वह लगभग रोते हुए यह बात कह रहा है कि आज दुनिया में ओरलैंडो जैसा ईविल यंग मैन कोई नहीं है। यह प्योर हिपोक्रेसी है, क्योंकि ऑडियंस जानती है कि असली विलेन ओलिवर है। I speak but brotherly of him, but should I anatomize him to thee as he is, I must blush and weep, and thou must look pale and wonder. ओलिवर कहता है कि वह तो अभी केवल भाई होने के नाते थोड़ा सा बता रहा है। अगर वह ओरलैंडो की पूरी सच्चाई बताए तो उसे खुद शर्म और दुख महसूस होगा और चार्ल्स हैरान रह जाएगा। का अर्थ है डिटेल में डिस्क्राइब करना। ओलिवर यहां इमोशनल ड्रामा करके चार्ल्स को पूरी तरह मैनिपुलेट कर रहा है। यह पूरा स्पीच ओलिवर के हिपोक्रिटिकल और मैनिपुलेटिव नेचर को दिखाता है। वह ओरलैंडो की इमेज खराब करके चार्ल्स को उसके खिलाफ भड़काना चाहता है। ऑडियंस क्लियरली समझ जाती है कि ओलिवर प्ले का मेजर विलन है। चार्ल्स, आई एम हार्टली ग्लैड आई केम हिदर टू यू। इफ ही चार्ल्स कहता है कि वह खुश है कि वह पहले ओलिवर से मिलने आ गया। अब चार्ल्स पूरी तरह ओलिवर की बातों पर विश्वास कर चुका है। यहां से रेसलिंग मैच और ज्यादा डेंजरस बन जाता। चार्ल्स कम टुमारो, आई विल गिव हिम हिज पेमेंट। चार्ल्स कहता है कि अगर ओरलैंडो कल रेसलिंग में आया
तो वह उसे उसका इनाम देगा, यानी उसे अच्छी तरह हरा देगा। यहां पनिशमेंट या सबक सिखाने के अर्थ में प्रयोग हुआ है। अब चार्ल्स पूरी तरह ओरलैंडो के खिलाफ तैयार हो चुका है। If ever he go alone again, I'll never wrestle for prize more. चार्ल्स कहता है कि अगर ओरलैंडो उसके हाथों घायल हुए बिना बच गया तो वह फिर कभी रेसलिंग कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेगा। यह लाइन चार्ल्स के कॉन्फिडेंस और फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाती है। ऑडियंस को अब रेसलिंग मैच के डेंजरस होने का पूरा एहसास हो जाता है। एंड सो गॉड कीप योर वर्शिप। चार्ल्स ओलिवर को गुड बाय कहता है और उसके लिए गॉड से प्रोटेक्शन की प्रार्थना करता है। यह फॉर्मल रिस्पेक्टफुल फेयरवेल है। ओलिवर फेयरवेल, गुड चार्ल्स। ओलिवर चार्ल्स को विदा करता है। बाहर से वह फ्रेंडली दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वह खुश है कि चार्ल्स अब ओरलैंडो को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। चार्ल्स एग्जिट्स। अब चार्ल्स बाहर चला जाता है और ओलिवर अकेला रह जाता है। अब ऑडियंस ओलिवर के असली थॉट्स सुनती है। नाउ विल आई स्टर दिस गेमस्टर। ओलिवर कहता है कि अब वह इस प्लेयर यानी ओरलैंडो को इस रेसलिंग के लिए और उकसाएगा। स्टर का अर्थ है प्रोवोक करना, गेमस्टर। यहां कॉम्पिटिटर या प्लेयर के अर्थ में प्रयोग हुआ है। अब ओलिवर ओपनली कंस्पिरेसी करने लगा है। आई होप आई शैल सी एन एंड ऑफ हिम, फॉर माई सोल, येट आई नो नॉट व्हाई, हेट्स नथिंग मोर देन ही। ओलिवर कहता है कि उसे उम्मीद है कि अब ओरलैंडो का अंत हो जाएगा। वह यह भी मानता है कि उसकी आत्मा ओरलैंडो से सबसे ज्यादा नफरत करती है, हालांकि उसे खुद नहीं पता क्यों। यह बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि यहां ओलिवर अपनी इरैशनल जेलसी स्वीकार करता है। शेक्सपियर दिखाते हैं कि जेलसी हमेशा किसी लॉजिकल रीजन से नहीं होती। Yet he's gentle, never schooled and yet learned, full of noble device, of all sorts enchantingly beloved. ओलिवर मानता है कि ओरलैंडो नेचुरली नोबल है। उसे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, फिर भी वह इंटेलिजेंट है। उसके अंदर अच्छे गुण हैं और हर प्रकार के लोग उसे पसंद करते हैं। जेंटल का अर्थ है नोबल और काइंड। नेवर स्कूल्ड एंड येट लर्नड मतलब बिना फॉर्मल एजुकेशन के भी इंटेलिजेंट होना। नोबल डिवाइस का अर्थ है नोबल क्वालिटीज और गुड आइडियाज। यहां आयरनी है, ओलिवर खुद ओरलैंडो की अच्छाइयां स्वीकार कर रहा है। एंड इंडीड सो मच इन द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड स्पेशली ऑफ माई ओन पीपल who best know him, that I am altogether misprized. ओलिवर कहता है कि ओरलैंडो लोगों के दिलों में बसता है, खासकर उसके अपने सर्वेंट्स और लोगों के बीच। इसकी वजह से लोग ओलिवर को कम सम्मान देते हैं। मिसप्राइज्ड का अर्थ है अंडरवैल्यूड या कम सम्मानित महसूस करना। यह लाइन ओलिवर की इनसिक्योरिटी को दिखाती है। असल समस्या ओरलैंडो की अच्छाई नहीं, बल्कि ओलिवर की जेलसी है। But it shall not be so long. This wrestler shall clear all. ओलिवर कहता है कि यह स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहेगी क्योंकि रेसलर चार्ल्स सब कुछ साफ कर देगा। क्लियर ऑल का अर्थ है सारी समस्या खत्म कर देना। यह इनडायरेक्ट वे में ओरलैंडो को मरवाने की योजना है। Nothing remains but that I kindle the boy thither, which now I'll go about. ओलिवर कहता है कि अब बस उसे ओरलैंडो को रेसलिंग के लिए और भड़काना है और वह अभी यही करने जा रहा है। किंडल का अर्थ है उकसाना या इनकरेज करना। Thither का मतलब है उस दिशा में, यानी रेसलिंग मैच की तरफ। अब ओलिवर पूरी तरह विलन की भूमिका में दिखाई देता है। वह सीक्रेटली अपने भाई को खतरे में डालना चाहता है। इस अंतिम स्पीच में शेक्सपियर ओलिवर के कैरेक्टर को पूरी तरह एक्सपोज करते हैं। बाहर से सिविलाइज दिखने वाला ओलिवर अंदर से जेलस, इनसिक्योर और क्रूअल है। दूसरी तरफ ओरलैंडो की अच्छाइयां उसके दुश्मन के शब्दों से ही सामने आती है। सीन का अंत आने वाले रेसलिंग मैच के सस्पेंस और डेंजर के साथ होता है।